दोस्तों, आज मैं आपको बताने जाऊंगा एक इतिहास के ऐसे पन्ने के बारे में जो कि आप लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन जानने के लिए आपको आज मैं जिस प्रकार बताऊंगा उस प्रकार आप ज़रूर देखिएगा कि मुस्लिम आक्रांताओं के बीच में भी कुछ ऐसे गद्दार होते थे जिन्होंने खिलजी के वंश का अंत किया। तो दोस्तों, उसी में से एक नाम आता है इतिहास के उस पन्ने में। मलिक काफूर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां मैं आपको देता हूं। मलिक काफूर कौन था, मैं सभी आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मलिक काफूर हिंदू परिवार में पैदा हुआ था और उसने बाद में अपना धर्म इस्लाम में परिवर्तित कर लिया था। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि वे मूल रूप से अफ्रीकी थे। युवा अवस्था में मलिक काफूर खंबात के एक धनी ख्वाजा का गुलाम था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार काफूर बहुत ही सुंदर कठकाठी का मालिक था। कुछ इतिहासकारों ने मलिक काफूर की अनुकरण सुंदरता के कारण उनका उल्लेख किया है कि उनके मूल मास्टर ने उन्हें 1000 दिनारों में खरीदा था, जिसकी वजह से उनका नाम हजर दिनारी रख दिया गया था। 14वीं शताब्दी के महान यात्री बतूता ने भी काफूर को अल-अल्फी 1000 दिनारी अरबी के अनुरूप के रूप में संदर्भित करके इस तथ्य को सिद्ध किया है। तो सन 1299 में गुजरात आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के जनरल नुसरत खान ने मलिक काफूर को बंदरगाह शहर खंबात से बंदी बना लिया था और जबरन उसका धर्म इस्लाम में परिवर्तित करवा दिया था। नुसरत खान ने मलिक काफूर को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पेश किया था। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार इस्लामी के अनुसार मलिक काफूर का समर्थन करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें अपने सैन्य कमांडर और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। सन 13वीं सदी में मलिक काफूर को बारबेग, जो कि एक सैन्य कमांडर के पद के समान है, पद से नियुक्त किया गया था। सन 1309 से 10 तक उन्होंने रापर, वर्तमान में हरियाणा में प्रशासनिक अनुदान के रूप में अपनी सेवा प्रदान की। सन 1306 में मलिक काफूर को पहली बार सैन्य कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को पंजाब में मंगोल आक्रमण करने के लिए भेजा और मलिक काफूर ने चंगताई खान को हराया और उस समय तक उन्हें नायाबे बारबाग समारोह के सहायक मास्टर के रूप में जाना जाता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनका नाम मलिक नायब पड़ा था। हालांकि कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार बाद में नायाब ए सुल्तान की भूमिका के कारण उनका यह नाम पड़ा था। सेनापति के रूप में मलिक काफूर का अगला कार्य डेक्कन क्षेत्र में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखना था, जो कि महाराष्ट्र, साउथ, तमिलनाडु, ये सब जितनी भी है, गोवा, जे उस समय की दक्षिण राज्य हुआ करते थे। मलिक काफूर ने देवगिरी के यादव साम्राज्य पर आक्रमण किया और वहां पर भारी लूटपाट की। मलिक काफूर अपने साथ राजा रामचंद्र और लूट के सामान के साथ दिल्ली में वापस आ गया। सन 1309 में अलाउद्दीन ने उन्हें काकतीय साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जो कि काफूर द्वारा सफलतापूर्वक किया गया था। जून 1310 में मलिक काफूर वापस दिल्ली लौट आया था और भारी मात्रा में धन की लूट अपने साथ लेकर आया था। ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा भी इस लूट के बीच था और इस बात से प्रभावित होकर अलाउद्दीन ने उन्हें पुरस्कृत किया था। काकतीय की राजधानी वारंगल में अपने सैन्य अभियान के दौरान मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के इलाकों में धन के बारे में जानकारी ली और अलाउद्दीन खिलजी से अगुवाई करने के लिए अनुमति मांगी, जिसे अलाउद्दीन ने मंजूर कर लिया था। सन 1311 में काफूर ने द्वार समुद्र होयसल पर पांड्य साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और बड़ी संख्या में खजाने, घोड़े, हाथियों को प्राप्त किया। 18 अक्टूबर 1311 में काफूर दिल्ली में वापस आ गया।
कुछ इतिहासकारों का मानना था कि अलाउद्दीन की अदालत में मलिक काफूर की दुश्मनी, मारू अलाउद्दीन की दूसरी पत्नी, अलप खान मारू का भाई और खिज्र खान अलाउद्दीन का सबसे बड़ा बेटा मारू से थी। मलिक काफूर ने देवगिरी से एक और अभियान चलाया और इससे दिल्ली सल्तनत के साथ जोड़ दिया गया था। 2 साल तक देवगिरी के गवर्नर के रूप में कार्य करने के बाद उन्हें तत्काल 1315 में दिल्ली भेज दिया गया था, जब अलाउद्दीन खिलजी का स्वाद बिगड़ना शुरू हुआ। अतः काफूर नायब सूबेदार की पदवी पर थे। हालांकि तारीख की पुष्टि नहीं है इतिहास के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम दिनों के दौरान काफूर के पास सभी प्रकार की कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान थीं। इस समय तक अलाउद्दीन ने अपने दासों और उनके परिवारों के हाथों में सभी शक्तियों को ध्यान में रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह अपने अन्य अधिकारियों पर संदेह करने लग गए थे। अलाउद्दीन का विश्वास मलिक काफूर के ऊपर इसलिए था क्योंकि अन्य अधिकारियों की तुलना में काफूर का कोई परिवार या अनुयायी नहीं था। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार इस्लामी के मुताबिक मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के अंतिम शासन काल के दौरान किसी को भी सुल्तान से मिलने की इजाज़त नहीं दी और वह खुद सल्तनत का वास्तविक शासक बन गया था। इतिहासकार जियाउद्दीन बन्नी के विवरण के आधार पर रूत, वनीता और सलीम किदवाई समलैंगिक अध्ययन विद्वान का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के बीच समलैंगिक संबंध थे। हालांकि अधिकांश इतिहासकारों ने इस तथ्य से इनकार किया। समलैंगिक संबंध मतलब हवस मिटाने के लिए, क्योंकि जो कि एक मलिक काफूर था, वो आपको मैंने बताना मैं भूल गया था, वो एक किन्नर भी था और वो अलाउद्दीन से प्रेमी संबंध करता था तथा शारीरिक संबंध भी उनके बनते थे अलाउद्दीन खिलजी के। और अलाउद्दीन खिलजी के हरम में 50,000 उस समय के किन्नर हुआ करते थे। कई इतिहासकारों में यहाँ तक की भी खबर आई है और पढ़ाया गया है और उसमें दर्ज भी है कि अलाउद्दीन खिलजी एक यौन शोषण मर्दाना रखता था। जियाउद्दीन बन्नी ने यह दावा किया कि मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करवाई थी। अलाउद्दीन की मौत के बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के पुत्र शिहाबुद्दीन को उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी को दफनाने से पहले मलिक काफूर ने सुल्तान की उंगली से शाही अंगूठी निकाली थी। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के पूर्व अंगरक्षकों को मारा था, जिन्होंने मलिक काफूर को अलाउद्दीन के परिवार के खिलाफ कार्य करने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, आज मैंने आपको मलिक काफूर के बारे में जानकारियाँ दी हैं। इसी प्रकार इतिहास दोहराता रहता है। इतिहास में अपने अपने मत होते हैं, अपने अपने कविताएं होते हैं। उस इतिहास वही है जो रियल में है। मैं आपको फिर से मलिक काफूर के बारे में अगली पूरी स्टोरी लेकर आऊँगा कि उसके क्या कार्य थे और उसके अंत किस प्रकार हुआ। दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। मैं आपको इतिहास के पन्नों में से ढूंढ कर कुछ न कुछ अच्छी स्टोरियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।